हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज बीस्ट ऑफ बंगलोर इंडियन प्रीडेटर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज के पहले कुछ पार्ट्स आ चुके हैं जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जिसने कई सारी लड़कियों और औरतों को बेरहमी से रेप करके मार दिया था। क्या है इस दरिंदे की पूरी सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे दूसरे चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन 2.0 को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको न्यू मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जिसकी दहशत से पूरा बंगलोर डरा हुआ था। उसके डर की वजह से लोग अपने घरों में लोहे के मजबूत गेट लगाने लगे थे, क्योंकि वो दोपहर के टाइम जब मर्द लोग घर पर नहीं होते थे, अपना शिकार करने के लिए किसी बहाने से घर में एंट्री कर लेता था और फिर वो उस घर की औरत के साथ रेप करके उसे मार देता था। आइए जानते हैं कि उसकी इस दरिंदगी की वजह क्या थी और कौन था ये सीरियल किलर। इसके लिए हमें 1996 में बंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक टाउन चित्रदुर्गा दिखाया जाता है। उस टाइम पर चित्रदुर्गा में छोटे मोटे क्राइम्स हुआ करते थे। कोई भी संगीन तरह के जुर्म वहाँ के पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ करते थे। पर एक दिन चित्रदुर्गा में काम करने वाली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिव्या अपनी ऑफिस की तरफ जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता लिया जिसके चारों तरफ बहुत सारी झाड़ियां थी। उनके पास बहुत सारे जेवर थे जो उन्होंने उस टाइम पर पहने हुए थे, क्योंकि वो एक शादी से लौटी थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने आकर उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें खींचकर झाड़ियों में ले गया। वहाँ पर उसने बहुत ही दरिंदगी से दिव्या के साथ रेप करने की कोशिश की। उसने दिव्या के बदन से सारे कपड़े जबरदस्ती उतार कर फेंक दिए और उनकी कान की बालियों को खींचकर उनके कानों से निकाला, जिसकी वजह से उनके कान भी इंजर्ड हो गए थे। जब पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो जल्दी से दिव्या के पास आए। उस टाइम दिव्या बिल्कुल नग्न बैठी हुई थी, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो हेल्प के लिए रोए जा रही थी। वो उस इंसिडेंट से इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने पुलिस में कोई भी कंप्लेंट नहीं की और उस जगह को छोड़कर वो हमेशा के लिए चली गई। यह घटना 13 नवंबर 1996 की थी। उसके बाद पुलिस को एक और घटना के बारे में 6 दिसंबर 1996 को पता चला। उन्हें चित्रदुर्गा के एक इलाके में एक माइनर लड़की पल्लवी की डेड बॉडी मिली। पल्लवी आटा लेने के लिए शाम को 6 बजे के आसपास अपने घर से निकली थी, पर वो नेक्स्ट डे तक भी घर पर नहीं आई थी। तो उसके घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया, पर वो उन्हें 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 1996 को एक खेत में पड़ी हुई मिली। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, यानी उसे पूरी तरह से नग्न कर दिया गया था और उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके साथ कई सारे लोगों ने बहुत ही बेरहमी से गैंगरेप किया हो, क्योंकि उसके सारे कपड़े फटे हुए इधर उधर पड़े थे और उसकी बॉडी पर कई सारे इंजरी के निशान भी थे। साथ ही उसकी बॉडी पर कुछ सीमेंट ट्रेसेस भी पुलिस को मिले थे। एक बेचारी माइनर लड़की को कुछ दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी से गला घोटकर मार दिया था और उसकी वो बॉडी वहां पर 2 दिन से पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक से पुलिस को पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी घाव के बहुत गहरे निशान पाए गए थे, जिससे क्लियरली पता चलता है कि उसके साथ जबरदस्ती रेप किया गया था। साथ ही पल्लवी के घर वालों से पुलिस को पता चला कि पल्लवी जो इयररिंग्स और पायल पहने थी वो भी मिसिंग थे। उसकी पायल पर A1 नाम का एक साइन गुदा हुआ था। कुछ दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस को इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी और तभी उनके पास एक अननोन पर्सन का लेटर आया, जिसमें लिखा हुआ था कि इस केस में कुछ बड़े लोगों के बेटे भी शामिल हैं, जैसे एक फेमस डॉक्टर का बेटा है और दूसरा हेड मास्टर का। पर पुलिस ने इस लेटर पर ध्यान नहीं देकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। पर इस केस में मीडिया के आ जाने की वजह से और पुलिस के अभी तक क्रिमिनल को नहीं पकड़ने की वजह से लोगों ने सड़क पर उतरकर पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से केस अब CID को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सौंप दिया गया था, जहां उन्होंने इस तरह के और केसेस के बारे में लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, जिससे उन्हें एक सिमिलर केस के बारे में पता चला जो एक लड़की गीता के साथ 4 दिसंबर 1996 को हुआ था। यह पल्लवी की मौत से 2 दिन पहले का ही इंसिडेंट था, जिसमें गीता अपने काम पर जा रही थी। उस टाइम उसके फादर भी उसके साथ थे, पर उसके फादर दवा लेने के लिए एक मेडिकल शॉप पर रुके और गीता आगे चलने लगी। उस टाइम थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी पीछे से आकर एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तब गीता को छीना झपटी में पता चला कि उस आदमी के बाल एक पुलिस वाले की तरह कटे हुए हैं। वो आदमी उसका रेप करने में लगा हुआ था। तभी पीछे से उसके फादर पत्थर मारते हुए उसके पास आए
जिसकी वजह से वो आदमी डर के मारे वहां से झाड़ियों की तरफ भाग गया। उसके बाद पुलिस ने फिर से एक बार गीता से पूछताछ की, जिससे उन्हें पता चला कि गीता ने उस आदमी को एक बार फिर पुलिस ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखा था। दरअसल इस इंसिडेंट के बाद गीता ने कांस्टेबल के तौर पर पुलिस ज्वाइन की थी, और जब वो एक दिन ट्रेनिंग परेड में मार्च कर रही थी तब वहां पर उसने एक ट्रेनी पुलिस वाले को देखा, जो कि वो ही आदमी था जिसने कुछ टाइम पहले गीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसीलिए सीआईडी ने उस दिन वहां पर काम करने वाले 4 ट्रेनीज को अपने गेस्ट हाउस में बुलाया और उनसे काम करने के लिए कहा, जहां पर उन्होंने पहले से गीता को भी बुलाया हुआ था। और वहां पर उस आदमी को देखकर गीता ने पहचान लिया और सीआईडी ने उस आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी का नाम उमेश रेड्डी था, जो पहले सीआरपीएफ में जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंटेड था। पर एक दिन उसकी ड्यूटी जब कमांडेंट के घर पर सिक्योरिटी गार्ड की लगी हुई थी, तब उसने वहां पर कमांडेंट की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की थी और पकड़े जाने के डर से वो वहां से भागकर चित्रदुर्गा में आ गया था और यहाँ आकर उसने पुलिस ट्रेनिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी उमेश के बैकग्राउंड के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा। जिस दिन पल्लवी का मर्डर हुआ था उस दिन 2 घंटे के लिए उमेश अपने रूम से गायब रहा था और उसकी आंख पर चोट भी लगी थी। जब वो वापस आया तब उसने अपने साथियों से झूठ बोला कि उसे स्लिप होने से चोट लग गई थी। अब उमेश को पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसके रूम में छानबीन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें वहां पर पल्लवी की इयररिंग्स और पायल मिल सकती हैं। पर उन्हें वहां पर ऐसा कुछ मिला जिसे देखकर वो लोग शॉक हो गए। उन्हें उमेश के बैग से लड़कियों के बहुत सारे अंडरगारमेंट्स मिले थे, जिसे वो रात को पहनकर सोया करता था। अब पुलिस को इससे उमेश के साइकोटिक बिहेवियर के बारे में पता चल चुका था। अब नेक्स्ट सीन में उमेश रेड्डी के बारे में बताया जाता है कि वो कौन था। दरअसल उमेश रेड्डी 1973 में बसप्पा मालिगे गांव में पैदा हुआ था, जो कि चित्रदुर्गा टाउन के पास ही था। वहां के लोग अक्सर खेती और मजदूरी किया करते थे और उमेश की फैमिली काफी गरीब थी। उनके खेतों में भी ज्यादा कुछ पैदा नहीं हो पाता था ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। उसकी माँ तो काफी फ्रेंडली नेचर की महिला थी, पर उसके पिता बहुत ही झगड़ालू किस्म के पर्सन थे और वो हमेशा ड्रिंक किया करते थे। इसी लोग उनसे ज्यादातर दूर रहना ही पसंद करते थे। उमेश रेड्डी के 3 भाई और एक बहन थी, जिसमें से उसका एक भाई मिसिंग हो चुका था, जिसके बारे में गांव में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उमेश बचपन से ही क्रिमिनल माइंड का पर्सन था। स्टार्टिंग में वो बच्चों की पेंसिल और बुक्स को चुराया करता था और जब वो बड़ा हुआ तो वो लोगों के घरों से उनके सामान और उनकी बकरियों को चुराने लगा और इसके लिए उसके पिता ने हमेशा उसे इनकरेज ही किया। और जब उसकी ये चोरी ज्यादा बढ़ने लगी तो गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और उसके बाद वो अब पुलिस को मिला था। अब गीता की पहचान के बाद पुलिस ने उमेश को अरेस्ट तो कर लिया था, पर उसे 3 दिन बाद ही बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद वो चित्रदुर्गा को छोड़कर बंगलोर आ गया, जहाँ पर वो मजदूरी का काम करने लगा। पर कुछ दिनों बाद वो वहां पर भी चोरी करते हुए पकड़ा गया। वहां के लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पर पुलिस के सामने उसने अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम रमेश बताया और पुलिस के सामने बहुत ही इनोसेंट बनने का नाटक किया। पर पुलिस ने जब उमेश के वहां के रूम की छानबीन की तो वहां से उन्हें बहुत सारे सोने और सिल्वर के सामान और ज्वेलरी मिली। साथ ही एक बोरे में बहुत सारे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स भी मिले थे, जिसके बारे में पूछने पर पुलिस को पता चला कि उमेश उन अंडरगारमेंट्स को पहनकर मैस्टरबेट किया करता था, यानी वो एक फैटिस्टिक पर्सन था। ऐसे लोग निर्जीव चीजों को सजीव मानकर उनसे मजे लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पुलिस को पता चला कि उमेश ने वो सारा सामान पीनिया इलाके से चुराया था और पीनिया इलाके में जाकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्हें एक लड़की संध्या के बारे में पता चला, जिसके पास उमेश एड्रेस पूछने के लिए गया था। और जैसे ही संध्या ने डोर ओपन किया, उमेश उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया और वहां पर उसने संध्या के बदन से सारे कपड़े निकाल दिए और उसका गला तब तक दबाया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई और फिर वो उसका सामान चुराकर अपने साथ ले गया। और संध्या ने पुलिस स्टेशन आकर उमेश की पहचान भी की थी, जिसके बाद उसे सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में ही उमेश टॉयलेट करने के लिए रुका और वहीं से मौका पाकर वो भाग गया। उसके कुछ महीने बाद चित्रदुर्गा पुलिस को पता चला कि उमेश अपने घर पर आता है और रात को वहीं पर सोकर सुबह निकल जाता है और इसीलिए एक रात पुलिस ने उसे रात में ही उसके घर पर ही दबोच लिया। तब उसने अपने गुनाहों को पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उसने कैसे दिव्या और गीता को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी। साथ ही उसने पल्लवी के बारे में पुलिस को बताया कि उसने पल्लवी के साथ रेप करके उसे मार दिया था और उसके सामान को अपने पास रख लिया था और उसके द्वारा चुराए गए आइटम्स उन्हें उसके ही घर के एक बैकयार्ड में खोदने पर मिल गए थे, जिसमें पल्लवी की इयररिंग्स और पायल भी थी। और इस सब की जानकारी के बाद पुलिस ने उमेश को सीआईडी को सौंप दिया, जहां पर उसने भागने की बहुत कोशिश की पर वो वहां से भाग नहीं पाया। लोगों ने उमेश को फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया और सारे लॉयर से अनुरोध किया कि कोई भी उमेश के केस को नहीं ले, पर फिर भी एक लॉयर ने उमेश के केस को ले लिया, क्योंकि उसे लगता था
कि पुलिस ने फोर्सफुली उमेश से उसका बयान लिया है, पर पुलिस के पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं थे। साथ ही उमेश ने पल्लवी के केस में एक नया बयान दिया था कि उसके साथ उसके 5 फ्रेंड और थे जो कि काफी पैसे वाले लोग थे। उन्होंने जबरदस्ती उसे अपनी कार में उस दिन बिठाया और अपने साथ ले गए थे, जहां रास्ते में से उन्होंने पल्लवी को किडनैप किया और उसके साथ गलत काम किया। साथ ही पुलिस ने जब उन 5 लड़कों में से एक लड़के संदीप से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके फ्रेंड्स पल्लवी को अपनी कार में लेकर गए थे और उसका रेप करके उसे मार दिया था, पर वो दूर से ही ये सब देख रहा था। उसने पल्लवी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, पर उसके इस बयान में कई सारे लूप होल्स थे। अब कोर्ट में पेश करने से पहले उमेश को पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसने पुलिस को बताया था कि उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और इसीलिए वो लंगड़ाते हुए चल रहा था, पर रास्ते में एक बार फिर से उमेश पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और उसने फ्रैक्चर का सिर्फ नाटक किया था। उसके बाद 1998 में उमेश फिर से बंगलौर वापस लौट कर आया, जहां पर वो एक बार फिर से अपने क्राइम से लोगों को दहशत में डालने वाला था। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के राजू की कहानी दिखाई जाती है। जब वो 3 साल का था तब उसके फादर एक्सपायर हो गए थे और उसकी माँ ने उसे बड़ी कठिनाइयों के साथ पालना शुरू किया था। एक दिन जब उसकी माँ घर पर अकेली थी तब वो बाहर खेलने गया था और जब वो थोड़ी देर बाद घर पर वापस आया और उसने डोर ओपन करने के लिए कहा तो किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उसे लगा कि उसकी माँ सो रही होगी, इसलिए वो दोबारा खेलने चला गया और आधा घंटे बाद वो फिर से वापस आया तो इस बार गेट उसकी माँ ने नहीं बल्कि एक आदमी ने खोला जो कि उमेश ही था। जब राजू ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी और वो बिल्कुल नग्न थी और उनके पैरों के बीच से ब्लड निकल रहा था। राजू ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं पाया। तब उमेश ने उससे कहा कि उसकी माँ पर भूत का साया है, इसलिए वो डॉक्टर को लेकर थोड़ी देर में आएगा। और जब वो बहुत देर तक नहीं लौटा तो राजू ने ये बात बाहर आकर अपने पड़ोसियों को बताई और तब पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि राजू की माँ जयश्री का उमेश ने रेप करके उन्हें मार दिया है और वो उनका घर का सामान भी चुराकर अपने साथ ले गया है। उसे मारने से पहले बहुत ही बेरहमी से तड़पाया गया था। पड़ोसियों ने जल्दी से इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वहां से मिले फिंगरप्रिंट्स को जांच के लिए ले गई और जयश्री की मौत के बाद राजू को एक कांस्टेबल अपने साथ ले गया और वहां पर वो अपने बेटी की तरह उसे पालने लगा। उसके कुछ दिन बाद उमेश ने एक और औरत नित्या पर अटैक करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नित्या उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी, पर नित्या ने बड़ी हिम्मत से उमेश पर अटैक किया और भागकर अपने पड़ोसियों को बुला लिया। इसीलिए पड़ोसियों ने उमेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उमेश के घर से बहुत सारा सोना और चोरी का सामान बरामद किया और उन्हें जयश्री के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी उमेश से मैच हो रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उससे उसके गुनाह कन्फेस करने के लिए फोर्सफुली पूछा। तब उसने कुछ और इस तरह के क्राइम्स के बारे में पुलिस को बताया, जिसमें उसने फातिमा के साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ रेप किया था। उमेश इतना ज्यादा शातिर क्रिमिनल था कि वो दोपहर के टाइम औरतों के घर में एंट्री करता था जब उनके घर वाले काम पर होते थे। वो हर बार अपनी आइडेंटिटी बदलकर ये सब क्राइम्स करता रहता था। इन सब के बाद उमेश की हियरिंग ट्रायल कोर्ट में चलने लगी और इस बीच उमेश कई बार पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला, पर हर बार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के सामने उमेश इस तरह से बिहेव करता था जैसे वो बहुत ही मासूम है और उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, पर उसके क्राइम के बारे में जिसको भी पता था वो सब जानते थे कि उमेश कितना बड़ा शैतान है। उसकी हैवानियत के बारे में सब कहने से डरते थे और इसीलिए जब उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस चलाया गया तो कई सारे विक्टिम्स ने कोर्ट में आकर गवाही नहीं दी, जिसमें से कुछ ने इसीलिए गवाही नहीं दी क्योंकि वो कोर्ट में सबके सामने शर्मसार नहीं होना चाहते थे और इसी वजह से कोर्ट में उमेश इन सबके साथ किए गए क्राइम से छूट गया क्योंकि वो उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर पाए थे। पर संध्या और नित्या के साथ किए गए सेक्सुअली असोल्ट के केस में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई, पर यह सजा उस जैसे दरिंदे के लिए बहुत ही कम थी। इसीलिए पुलिस ने राजू को पुलिस स्टेशन बुलाया, जहां पर उसने अपने घर से चोरी हुए सामान और उमेश को पहचान लिया और उसकी गवाही के बाद जयश्री के साथ किए गए रेप और मर्डर के लिए जज साहिबा ने उसे मौत की सजा दी। और इस सजा को सुनने के बाद सारे लोग बहुत खुश हुए क्योंकि जयश्री को जस्टिस मिल चुका था, पर पल्लवी को कोई भी जस्टिस अभी तक नहीं मिल पाया था क्योंकि पुलिस को पल्लवी के केस में पता ही नहीं चला कि उसके साथ उमेश ने रेप किया था या उसके फ्रेंड्स ने गैंग रेप, क्योंकि कोर्ट में उसके फ्रेंड्स भी मुकर गए थे और सबूत नहीं मिलने की वजह से पल्लवी के केस को दबा दिया गया था। पर उमेश ने प्लीड के जरिए कोर्ट से अपनी फांसी की सजा को बदलवाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा करा ली और तब से उमेश रेड्डी जेल में ही अपने गुनाहों की सजा काट रहा है और इसी के साथ इस सीरीज की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।